तो हम यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके पहले एक बार फॉर्मूले को सारे रिवाइज कर लेते हैं। पहला आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिससे नीचे, जिसके बिलो दैट हमारा लिक्विड जो है, फ्लूइड है, वो स्ट्रीमलाइन मोशन शो करता है, और अबव दिस क्रिटिकल वेलोसिटी वो टर्बुलेंट मोशन शो करता है। क्रिटिकल वेलोसिटी Vc इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर आर ईटा बाई रो इंटू डी। ये है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेयर आर क्या है, आर इज एक्चुअली कॉल्स रेनॉल्ड्स नंबर। आर का रेंज है 2000 से 3000 तक। इसके मतलब कि आर का वैल्यू अगर 2000 से नीचे है तो हमारा फ्लूइड जो है स्ट्रीमलाइन मोशन शो करेंगे, और 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट मोशन शो करेंगे, और बीच में है तो वो अनस्टेबल रहेंगे, कभी स्ट्रीमलाइन कभी टर्बुलेंट, कुछ भी हो सकता है। वेयर ये ईटा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड डी है डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से हम ये भी दे सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द विस्कोसिटी एंड इन्वर्सली ऑन डेंसिटी एंड डायमीटर ऑफ द पाइप। तो डायमीटर ऑफ द पाइप जितना पतला होगा क्रिटिकल वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, डेंसिटी जितना कम होगा क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और विस्कोस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर कह रहे हैं कि सपोज जो हमारा फ्लूइड है वो लेयर्स में फ्लो कर रहे हैं, ऐसे एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक दूसरा लेयर है, उसके ऊपर एक तीसरा लेयर है। जो लेयर सबसे बॉटम में होते हैं उनका वेलोसिटी कम होता है, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी और ज़्यादा, उसके वाले का और ज़्यादा। तो अगर मैं सपोज करूँ कि जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ x, वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है v, तो मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, जिसे कहते हैं वी एक्स वी डी वी बाई डी एक्स, जिसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है मैं अगर थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, तो डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी एज माई एक्स इज इंक्रीजिंग। मैं नीचे से ऊपर जितना जा रहा हूँ वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये दो लेयर जो है, इन दो लेयर्स के अलग अलग वेलोसिटी है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन इस ऑपोजिट फोर्स, ऐसा जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन इज गिवन बाई दिस एफ, एंड दैट फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए जो है इनका हर एक का एरिया, ये लेयर्स के एरिया, एंड फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डी वी डी एक्स विच इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक साथ लिखूँ तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए डी वी डी एक्स, एंड एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डी वी डी एक्स। ये है हमारा एक्सप्रेशन, वेयर पता है हमें ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए जो है वो एरिया है हर एक लेयर्स के, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ही सिर्फ कहेंगे, एरिया ऑफ लेयर्स, और जो एफ है दैट इज एक्चुअली माई टेंजेंशियल फोर्स, बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स जो पीछे की तरफ लगता है। ओके फिर और क्या देखते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटी आर इज गिवन बाई viscosity of any liquid divided by viscosity of water।
तो किसी भी एक लिक्विड का रिलेटिव विस्कोसिटी जो है उस लिक्विड की विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव विस्कोसिटी होता है। अब एक टर्म है पॉइसेलीज फॉर्मूला। पॉइसेलीज फॉर्मूला मुझे देते हैं एक्सप्रेशन दैट v इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 p बाई एल r टू द पावर 4 बाई ईटा। ये है पॉइसेलीज फॉर्मूला। ये v क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम। p is the pressure difference of pressure on two end of pipe। r is the radius of pipe, l is the length of pipe, ईटा तो हम सबको पता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ऐसा एक पाइप है, तो इस पाइप में से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करके अंदर आएगा या बाहर आएगा पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज़ वी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कैन फ्लो थ्रू दिस पाइप पर यूनिट टाइम, दैट इज़ गिवन बाई पाई बाई 8 जो है ये कांस्टेंट है, इनटू पी, वेयर पी इज द प्रेशर डिफरेंस। मतलब ये साइड, ये ए साइड है, ये बी साइड है मान लीजिए, तो इस दोनों साइड के बीच में प्रेशर डिफरेंस जो है वो है स्मॉल पी, ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस। ओके, एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा। ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए इंटू वी, वेयर ए क्या है? ए है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, वेयर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ठीक है, एंड v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो। कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक सेकंड में इस पाइप से फ्लो करके निकल सकता है, दैट इज द कैपिटल V। स्मॉल v जो है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो है, उसे स्मॉल v का यूनिट वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में होगा, लेकिन कैपिटल V क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, इनका यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर क्यूब है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम पर सेकेंड, और इनका है वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड, ऐसा है इनका यूनिट। ओके, इसके अलावा हम क्या देखते हैं? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ कह रहे हैं कि जो विस्कस फोर्स है F इज इक्वल्स टू 6 बाई ईटा आर वी, ये है हमारा स्टोक्स लॉ। विस्कस फोर्स मतलब कि अगर एक विस्कस मीडियम है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये वाटर का ये पूरा विस्कस मीडियम यहाँ भरा है, यहाँ पर एक बॉल है, जो बॉल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये जो विस्कोसिटी है फ्लूइड के वो इसे अपोज करेंगे थोड़ा, और ये जो फोर्स है वो अपोजिशन का फोर्स इज गिवन बाय दिस कैपिटल एफ इज इक्वल टू 6 बाई कांस्टेंट है, ईटा तो हमें पता है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है यहाँ पर ईटा, आर जो है ये रेडियस ऑफ द बॉल है एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो यही बात जानने की है कि आर इज द रेडियस ऑफ बॉल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल। बाकी ये फोर्स है तो इनका यूनिट तो न्यूटन ही होगा, यूनिट जो है ऐसा यूनिट न्यूटन है। अब दूसरा टर्म है टर्मिनल वेलोसिटी। इनका एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वी टी इक्वल्स टू 2r स्क्वायर रो माइनस रो डैश जी बाई 9 ईटा। ये सारे एक्सप्रेशन अगर आप याद रखेंगे ना
तो न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत हैंडी होगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल करना हो सकता है डिफ़िकल्ट हो जाए। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, 3-4 बार लिखने से ही एक्सप्रेशन याद हो जाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r² रो माइनस रो डैश g बाई 9 ईटा। क्या है ये सब? तो ये पकड़ लेते हैं कि ये हमारा पूरा विस्कस मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल है। अब इस विस्कस मीडियम में अगर कोई बॉल रखा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। देखा गया है कि ये जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही इनका स्पीड बढ़ता है, फिर स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि मैंने जब इस बॉल को पानी में डाला था तो उसने पहले स्पीड 0 से लेकर 1 2 3 5 10 तक पहुंचा। 10 के बाद हम देख रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा अब इसका स्पीड नहीं बढ़ रहा है और ये कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा है। ये जो कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड है ना, इसे ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये है एक कांस्टेंट and maximum speed with which ball falls in viscous medium, ठीक है ना। ये स्पीड दिया गया है वी टी इज इक्वल टू दिस से। वेयर रो क्या है? रो है इस बॉल का मटेरियल का डेंसिटी, रो डैश है इस विस्कस मीडियम जो बार है उसकी डेंसिटी, ईटा जो है इस विस्कस मीडियम का ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जी तो हमें पता है, आर है इस बॉल के रेडियस। तो देख सकते हैं कि हमारा टर्मिनल वेलोसिटी जो मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब कि हमारा जैसे जैसे बॉल की रेडियस बड़ा बॉल लूँगा इसका टर्मिनल वेलोसिटी भी बड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि एक छोटा वाटर ड्रॉप है ये बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि इनका रेडियस छोटा है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी छोटा है। लेकिन एक बड़ा वाटर ड्रॉप है इसका रेडियस बड़ा है तो टर्मिनल वेलोसिटी बड़ा है, ये बहुत जल्दी नीचे आएगा। इसलिए छोटे ड्रॉप जो है उनका स्पीड कम होता है, बड़े ड्रॉप का स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पहली बात, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहे हैं कि एक पाइप है, चाहे इसका मुख छोटा है या बड़ा है, एक पाइप है, इसके अंदर पहले से ही फ्लूइड भरा है पूरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा भी फ्लूइड डाल दूँ तो वो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, ये तो पक्का है। यहाँ पर मैं थोड़ा भी फ्लूइड डालूंगा तो वो फ्लूइड यहाँ से निकल जाएगा। मैं जितना फ्लूइड डालूंगा यहाँ पर उतना ही फ्लूइड यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर इस साइड के एरिया को मैं ये एरिया, इस साइड के एरिया को मैं A1 कहूँ और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फ्लूइड अंदर आ रहा है उसे मैं V1 कहूँ, स्मॉल V1। और इस साइड के एरिया जो ये एरिया है इसे मैं A2 कहूँ और जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आ रहा है उसे मैं V2 कहूँ। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अगर आप ये सॉल्व देखेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं है, ये है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जो हमने यहाँ लिखा था ना कि ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम, वही AV लिख सकता हूँ। तो यही AV है, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम ही है। क्योंकि A क्या होता है, A है एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली ये क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसका मतलब है कि ये वॉल्यूम पर मीटर, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। तो जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लूइड इसके अंदर आएंगे उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लूइड इसके बाहर जाएंगे। मतलब कि एक सेकेंड में अगर 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिक्विड अंदर आया है तो एक सेकेंड में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ही बाहर आना है। तो देख सकते हैं ये अगर ये इक्वेशन है तो अगर एरिया बड़ा है तो और वेलोसिटी छोटा, और एरिया छोटा है तो वेलोसिटी बड़ा होना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ़ एरिया इंक्रीजेज देन वेलोसिटी डिक्रीज एंड इफ़ एरिया डिक्रीजेज देन वेलोसिटी इंक्रीज। तो पाइप के मुंह पे अगर हम अपने फिंगर से उसे प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाता है, हमने देखा है। वो यही कारण है कि वहाँ पे एरिया कम हो जाता है इसलिए वेलोसिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे।
ये बेस्ड है टोटली कंजर्वेशन ऑफ मास पर, सॉरी एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। क्या कह रहे हैं, 3 टाइप की एनर्जी है, एक प्रेशर एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। इतना सही बात है। हमने बॉल के केस में देखा है ना, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हमारा बिल्डिंग है, बॉल यहाँ से नीचे आ रहा है यहाँ तक, तो इस पॉइंट में यहाँ काइनेटिक एनर्जी फुल रहता है, पोटेंशियल एनर्जी फुल रहता है, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 10 है, ये 0। ये मिडिल पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 5, काइनेटिक एनर्जी 5। जब लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएंगे तब यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 10। क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली ये जब फ्लूइड है वो मान लीजिए ए से कोई पाइप में जा रहा है, यहाँ पे छोटा मुंह है, यहाँ पर ऐसे बड़ा मुंह है, कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे मैं ये पॉइंट ए पकड़ लूँ, ये जगह, पॉइंट बी पकड़ लेता हूँ, ये जगह, पॉइंट सी पकड़ लेता हूँ, ये जगह, हर एक जगह पर इस फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, इन तीनों का समेशन कांस्टेंट है। अब ये जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बाकी एनर्जी ऐसे डिक्रीज होंगे ताकि ये तीनों टर्म एक्चुअली कांस्टेंट हो। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ द फ्लूइड चाहे वो इस पोजीशन पे हो जो रहेगा टोटल एनर्जी, इस पोजीशन पे भी वही एनर्जी है, इस पोजीशन पे भी वही एनर्जी है, बस वही चीज़ है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब प्रेशर एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ पीवी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ ½ mv² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये पूरे टर्म को अगर मैं, ये है एनर्जी, ये एनर्जी के फॉर्म में है, एनर्जी प्रेशर एनर्जी इक्वल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं लिखूँ ऐसे, एनर्जी पर यूनिट मास, तब क्या होगा, तब होगा, ये पूरे टर्म को मैं मास से डिवाइड कर दूंगा, तब होगा PV/m इज इक्वल प्लस mgh/m प्लस ½ mv²/m इज इक्वल्स टू फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये P/ρ होता है, क्योंकि मास पर वो यूनिट वॉल्यूम तो रो है, P/ρ प्लस GH प्लस ½ v² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हो गया एक फिर से एक एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास बीइंग कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन था एनर्जी बीइंग कांस्टेंट। अब मैं अगर इसे वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा, ये वाले को वॉल्यूम से डिवाइड करूँ तो P प्लस mgh/v प्लस ½ mv²/v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर से P प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ v/m। ठीक है, v/m को लिख सकता हूँ, ये m/v को लिख सकता हूँ रो, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम को रो, तो ρgh मतलब डेंसिटी प्लस ½ ρv² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किस टर्म में है, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और एक फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे एनर्जी को, इस एनर्जी को डिवाइड करें mg से। ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाई mg, तो क्या होगा अगर मैं इसे mg से डिवाइड करूँगा तो PV/mg प्लस mgh/mg प्लस ½ mv²/mg इक्वल्स टू फिर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को भी मैं mg से डिवाइड करूँगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ P तो P जैसे ही रहता है, लेकिन ये V जो नीचे ला दूंगा अगर इसके m के नीचे, तो ये रो बन जाएगा, तो ρg प्लस ये mg कट तो ये सिर्फ h प्लस ये mm कट तो ये v²/2g इक्वल्स टू फिर कांस्टेंट। ये दूसरा फॉर्म है, ये है फॉर्म ये वाला, एनर्जी पर mg। अब ये
एनर्जी पर mg का ये जो फॉर्म है ना, इसे थोड़ा स्पेशल नाम इनका दिया गया है, इसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है, इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड, और इसे कहते हैं प्रेशर हेड। तो एग्जाम में कभी भी ग्रेविटेशनल हेड या प्रेशर हेड या वेलोसिटी हेड निकालना है तो हमें समझ जाना है कि हमें ये वाला फॉर्म यूज करना है, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, तो मैंने किया 4 फॉर्म लिखा है, एक है एनर्जी वाले फॉर्म, एक है एनर्जी पर यूनिट मास वाले फॉर्म, एक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले फॉर्म, और एक है हेड वाले फॉर्म। इसे मैं हेड का फॉर्म भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इन फॉर्म ऑफ हेड। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है पी बाई रो जी या एच या वी स्क्वायर बाई टू जी, ये सारे हेड्स है, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देख लेंगे, वेंचुरीमीटर देख लेंगे। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम वेलोसिटी मेज़र करते हैं। कि मान लीजिए ये हमारा एक पाइप है, इस पाइप में किस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है मुझे ये जानना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक वेंचुरीमीटर लगा दूँगा। वेंचुरीमीटर कैसा देखने में होता है, ऐसा देखने में होता है। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, एक यूट्यूब ऐसा है, ठीक है, ये वेंचुरीमीटर है। अब ये वेंचुरीमीटर में ये जो वी है, इसका एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं ऐसे कि v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2h रो डैश g बाई रो ब्रैकेट में a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा ही रूट के अंदर है। दिस इज माई वेलोसिटी दिस v, या वेयर ये h क्या है, ये जो वेंचुरीमीटर है इनके बीच में यहाँ पर जो लेवल हाइट का डिफरेंस होगा दैट इज माई h, ये और ये इनके बीच का जो हाइट डिफरेंस है वो h है। ओके, रो डैश क्या है, रो डैश है इस लिक्विड का डेंसिटी, रो क्या है वो इस लिक्विड का डेंसिटी, यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड है। और एरिया A1 और A2, एरिया A1 है यहाँ पे, ये जो एरिया है ना ये एरिया है A1, और ये जो छोटा एरिया यहाँ पे है वो है A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस इतना ही है, ये हमारा वेंचुरीमीटर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। दूसरा है टॉरिसेलिस थ्योरम, ये इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ये बस इतना कह रहा है कि अगर किसी कंटेनर में पानी भरा है यहाँ तक मान लीजिए पूरा, और हमने कहीं यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, और इस छेद से अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आ रहा है फ्लूइड, ये कितने वेलोसिटी से बाहर आएगा फ्लूइड, दैट v इज गिवन बाई रूट 2gh, वेयर h इज व्हाट, h इज द सरफेस, फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पे ये होल है, या ये ऑरिफिस है, सरफेस से कितने डेप्थ पे। जैसे हमारा हाइट कम ज़्यादा होगा ये वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगा। तो दिस इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन दैट v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh, यहाँ पे h दिया है। और एक यहाँ से जानकारी दे देता हूँ कि ये जो यहाँ से ऐसे गिरता है तो ये डिस्टेंस जो है, इसे अगर मैं r कहूँ कितने दूर जाकर गिर रहा है, तो ये r डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगा जब हमारा ये जो होल है वो बिल्कुल इस हाइट के बीच पे हो। मान लीजिए टोटल हाइट अगर हमारा h है, कैपिटल H, तो ये जो फूटा है ना मतलब होल, वो इस h/2 मतलब बीचों बीच होना चाहिए, तब ये जो सबसे दूर जाकर गिरेगा। तो लिख सकता हूँ फॉर r टू बी मैक्सिमम, r को मैक्सिमम होने के लिए हमारा स्मॉल h जो है वो h/2 होना चाहिए, ठीक है, तब हमारा r मैक्सिमम होगा। मतलब कि कंटेनर ऐसा है तो बिल्कुल कंटेनर के बीच में इस पोजीशन में अगर होल हो तो जो फ्लूइड गिरेगा वो मैक्सिमम दूर पे जाके गिरेगा। ये r का वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होगा जब हमारा ये h जो है, ये स्मॉल h, ये इसका हाफ हो, कैपिटल H का हाफ हो। ओके, टॉरिसेलिस प्रिंसिपल। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इजी बात है, सरफेस टेंशन F इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है।
और एक है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू टी इंटू एरिया। यहाँ पे टी न्यूटन पर मीटर और एरिया है मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे दोनों को काटेंगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर ही होता है जूल। तो ये अल्टीमेटली इनका यूनिट जो है वो जूल में है। ये हमारा सरफेस एनर्जी। फिर एक बात करते हैं एक्सेस प्रेशर, कि एक बबल बना है, मैं इसे ड्रॉप पकड़ लेता हूँ। ड्रॉप मतलब कि भीतर लिक्विड है, बाहर एयर है। भीतर वाटर है, बाहर एयर है। फिर एक बबल ले लेता हूँ, एयर बबल, ठीक है। इसका मतलब ये बबल है, एयर बबल, इसके भीतर एयर है, बाहर वाटर। और एक ले लेता हूँ सोप बबल, SOAP, सोप बबल। इनके भीतर भी एयर है, बाहर भी एयर है, बीच में फ्लूइड का एक लेयर है, ठीक है। यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, यहाँ पे फ्लूइड या वाटर ले सकते हैं। तो इनके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, मतलब कि बाहर के कंपैरिजन में भीतर प्रेशर ज़्यादा है, वो मैं एक्सेस प्रेशर को स्मॉल p से लिख रहा हूँ। माइंड इट, ये p भीतर का प्रेशर नहीं है, भीतर का एक्सेस प्रेशर है। ये p भीतर के एक्सेस प्रेशर, ये p भीतर के एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। तो ये एक्सेस प्रेशर p मतलब भीतर में प्रेशर बाहर से कितना ज़्यादा है, इज गिवन बाई p इज इक्वल्स टू 2t बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस बबल ड्रॉप। यहाँ भी p इक्वल्स टू 2t बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस बबल। और यहाँ पर p इक्वल्स टू 4t बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बबल। यहाँ 4t इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पर दो है, एक भीतर और एक बाहर। ये याद रखना है कि ये p प्रेशर नहीं है, ये p भीतर का एक्सेस प्रेशर है कंपेयर टू आउटसाइड। अगर किसी ने पूछा कि आउटसाइड क्या प्रेशर है, तो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। अगर किसी ने पूछा कि भीतर क्या प्रेशर है, तो भीतर का प्रेशर क्या है, भीतर का प्रेशर है P0 प्लस स्मॉल p। ये है भीतर का टोटल प्रेशर। तो एक्सेस कितना हुआ भीतर, स्मॉल p। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। बाहर का प्रेशर P0, भीतर का प्रेशर है P0 प्लस स्मॉल p, यहाँ भी सेम। तो हमने ये देख लिया। फिर एक आता है कैपिलरीज ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो अगर मैं एक कैपिलरी ट्यूब को यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें फ्लूइड जो है एक हाइट पे आ जाता है खुद से, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। वो हाइट h इज गिवन बाई 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g अप्रोक्स से। तो वेयर t इज दी सरफेस टेंशन, यहाँ पे लिखा ही हूँ। थीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। बाकी r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब कैपिलरी एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ द ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। और रो इज द डेंसिटी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट, जिस हाइट पे कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड अंदर की तरफ उठ जाएंगे या नीचे आ जाएंगे, वो डिपेंड करता है ये इस एक्सप्रेशन में 2t cos थीटा बाई r रो g। यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऊपर h जो है पॉजिटिव है, हमारा फ्लूइड जो है ट्यूब में ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अगर ये cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव है तो h भी नेगेटिव, इसका मतलब हमारा फ्लूइड जो है वो ट्यूब में नीचे की तरफ चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये सरफेस है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने एक ट्यूब को डाला है, कैपिलरी ट्यूब को। तो वाटर का लेवल जो है ना इस ट्यूब में थोड़ा ऊपर यहाँ तक आकर रह जाएगा, बिल्कुल इस कंटेनर के लेवल पे नहीं रहेंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये है H पॉजिटिव। और अगर मैं मरकरी, ये वाटर की जगह मरकरी देखूँ, तो ऐसा होगा कि मरकरी का लेवल जो है ना इस ट्यूब में इतना नीचे है, थोड़ा नीचे ही है। मरकरी ट्यूब में उठ नहीं रहा बल्कि और नीचे जाकर खड़ा है। तो ये हो गया कैपिलरी एक्शन H नेगेटिव। ओके, इतने थ्योरी के साथ अब हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं square plate of metal of each side 10 centimeter rest on a layer of oil
2 mm थिक। तो अगर मैं साइड से देखूं तो ये हमारा सरफेस है, इस पे 2 mm थिक एक ऑयल का लेयर है, ठीक है, ये 2 mm थिक ऑयल का लेयर है, और इसके ऊपर एक हमारा मेटल का स्क्वायर प्लेट रेस्ट कर रहा है। ये एक मेटल स्क्वायर प्लेट है, ये ऑयल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये साइड से देख रहा हूँ, तो ऊपर से अगर देखूँ तो मुझे सिर्फ मेटल प्लेट ही दिखेगा, सरफेस भी नहीं दिखेगा, उसके नीचे का ऑयल भी नहीं दिखेगा। ये कितना है 10 और 10, स्क्वायर प्लेट है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये 2 mm का ऑयल थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर है। एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है 15.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। कैलकुलेट द हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद अ स्पीड। कितना फोर्स मुझे देना पड़ेगा इस प्लेट पे, ठीक है, हॉरिजेंटल फोर्स एफ मुझे कैलकुलेट करना है, ताकि इसका जो स्पीड है वो कितना हो जाए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वी हो जाए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। अगर मैं साइड से देखूँ तो मुझे इस प्लेट का स्पीड कितना चाहिए, v इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हाइट क्या है यहाँ से x, जो x कितना है, x इज ऑलरेडी गिवन, ये 2 mm थिकनेस है ऑयल का, तो 2 mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.2 सेंटीमीटर, ओके। इतना कुछ यहाँ दिया है। हम अब ये जानते हैं ना कि F इज इक्वल्स टू ईटा ए डी वी डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ से मुझे क्या क्या मिल सकता है, F निकालना है, ईटा दिया है, A चाहिए, A क्या है, अगर मैं ऊपर से देखूँ तो यही एरिया है ना, तो A भी दिया है, A है 10 इंटू 10, डैट मीन्स A है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सारे ही मेरे CGS यूनिट में है। अब मुझे कुछ नहीं करना, पुट करना है, F इक्वल्स टू 15.5 इंटू A है 100 इंटू dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई x, ये क्या है 0.2, ठीक है। इसे सॉल्व करता हूँ, ये 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1550 हो जाएगा, इंटू 30/2 भी लिख सकता हूँ, 3/2 को 30/2 लिख सकता हूँ, 15, ये 15 इंटू ये करूँ तो होता है 0.5232, इतना फोर्स का यूनिट इन CGS क्या होता है, डाइन, ठीक है। हमें ये निकल गया, कैलकुलेट दी हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड, तो ये हमने हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड निकाल लिया। देन ऑल्सो कैलकुलेट दी स्ट्रेन रेट एंड शेयरिंग स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेन रेट और शेयरिंग स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना है। तो ये जानने वाली बात है कि स्ट्रेन रेट जो होता है, स्ट्रेन रेट इज नथिंग बट dv/dx, इसे स्ट्रेन रेट कहते हैं, इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेन रेट। तो स्ट्रेन रेट मुझे निकालना है dv/dx, v तो है 3 और ये x है 0.2, तो dv/dx हो गया, फिर से 30/2 लिख सकता हूँ, मीन्स 15, यूनिट क्या होगा, ऊपर का मीटर पर सेकेंड और नीचे का मीटर, दैट मीन्स इट इज़ 15 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारा सेकेंड स्ट्रेन रेट। और फिर शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर फोर्स दिया, निकाल चुका हूँ और एरिया भी दिया है, तो मैं उसे स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 23250 डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है ना। इतना काट दूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 232.5। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, थर्ड आंसर, ओके। अब अगर मैं ये न्यूमेरिकल देखूं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.1 kg मास वाया स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक यही बात है कि हमारा एक मेटल प्लेट है, ये सरफेस है, एक मेटल प्लेट है जिसे अब मैं फोर्स नहीं लगा रहा खुद से, लेकिन एक स्ट्रिंग से इसे झूला दिया हूँ, यहाँ पर एक वेट भी दे दिया हूँ, ये है 0.01 kg,
तो कह सकता हूँ कि इस पर ऑटोमेटिकली इतना ही फोर्स m इंटू जी लग रहा है इस पर। तो फोर्स जो इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में वो m इंटू जी है। तो मैं f निकाल सकता हूँ, f इक्वल्स टू m इंटू जी इज इक्वल्स टू 0.01 kg इंटू जी क्या है 9.8। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.098 न्यूटन। और एरिया क्या है इस प्लेट का, ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो एरिया भी दिया है, कैपिटल ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। पासेज ओवर अ पुली ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है। अ फ्लूइड फिल्म लिक्विड विथ अ फिल्म ऑफ थिकनेस 0.3 mm इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट एंड द टेबल। मतलब यहाँ पर एक थिक लिक्विड मैंने प्लेस किया है जिसका थिकनेस है 0.3 mm। मतलब बेसिकली ये एक्स है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0.3 mm। कन्वर्ट कर दूँ अगर मैं इसे मीटर में तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है। When released the plate moves to the right with a constant velocity। ऑब्वियस सी बात है, इसे मैं छोड़ दूंगा तो प्लेट ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में यहाँ से, और उस वेलोसिटी से भी जाएगा। वेलोसिटी को मैं ले लेता हूँ स्मॉल v। तो वेलोसिटी यहाँ दिया है, इट इज़ एक्चुअली दिस मच 0.085 मीटर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ईटा कैलकुलेट करना है। अब देख ही सकते हैं सारी बात यहीं पे इंडिकेट कर रहे हैं कि एफ इक्वल्स टू ईटा ए डी वी बाई एक्स। यहाँ पे सारे अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, और यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे मीन्स डी एक्स बाई डी वी, ये हो जाएंगे। तो f कितना है, f है 0.098 इंटू डी वी कितना है, ये है 0.3 इंटू 10⁻³ वेरी गुड। a कितना है, ये 0.1, और v कितना है, ये 0.085। बस इसे आप कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो इसे और इसे मैं आपस में हटा सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ 98 बाई, और यहाँ भी डेसिमल के 1 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो इसे भी हटा सकता हूँ। तो मैं बेसिकली लिख सकता हूँ 98 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 85, और जितने भी 10 हैं सब, तो ये 10⁻³ है, बाकी तो कोई 10 नहीं है, 10⁻³। ठीक है। इसे मैं ऊपर वाले सॉल्व करूँ तो ये होता है 4 कैरी 2 29 बाई 85 इंटू 10⁻³। इसे सॉल्व करूँगा, ये आपको एग्ज़ाम में करना है, खुद से करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करके जल्दी होंगे। ट्वेंटी 39, फिर एक डेसिमल देकर 0 ले लेता हूँ, ये 4 टाइम्स में 0 32 एंड 4 38 ऐसे कुछ है। तो 3.8 के आसपास कुछ आ रहा है। तो दिस इज 3.4, सो 3.4 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा इनका, यूनिट होगा पास्कल सेकेंड, या ये भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये हमारा आंसर है। देख सकते हैं, बस ये फॉर्मूला पुट करके सिंपली हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, दिया है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर फॉलिंग थ्रू एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही ड्रॉप जो है सेम साइज के और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से गिर रहे हैं। इफ़ 2 ड्रॉप्स कॉम्बाइन टू फॉर्म 1 सिंगल ड्रॉप, व्हाट इज़ द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक ड्रॉप ऐसा है, दूसरा ड्रॉप भी सेम है, और दोनों ही सेम टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं। क्या है वो, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ये 2 ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बन गया। अब इस बड़े ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो पहले जो ड्रॉप थे उनका टर्मिनल वेलोसिटी था 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो अगर मैं ऐसा लेट कर लूँ कि इनका रेडियस जो है वो R1 है और ये बड़े वाला का रेडियस R2 है, ये छोटे का भी R1 है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो ये दो का जो वॉल्यूम है इनका एक का वही वॉल्यूम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इन एक का क्या वॉल्यूम है, ये छोटे वाले एक का 4/3 पाई R1 क्यूब, इंटू 2 है तो इंटू 2 कर देता हूँ। ये वॉल्यूम है इक्वल्स टू ये एक का पूरे का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R2 क्यूब। ये दोनों सेम होंगे क्योंकि वॉल्यूम मुझे सेम करना है, ये दोनों मिलाकर ये बना है। तो ये एक का वॉल्यूम इतना इंटू 2, दो का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये पूरे एक का वॉल्यूम। ठीक है, इनका रेडियस में R1 ले लिया हूँ, इनका रेडियस में R2 ले लिया हूँ। 4/3 पाई कट। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है क्या कि R2 जो है 2R1 क्यूब इज इक्वल्स टू R2 क्यूब। देयरफॉर R2 इज इक्वल्स टू 2⁻1/3 R1। ठीक है, ये दोनों साइड ही मैं क्या किया हूँ 1/3 से दोनों पावर दे दिया हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 और यह हो जाएगा 2⁻1/3 R1 2⁻3/1/3, वो कट कर R ये तो हमारा ये R1 और R2 के बीच में रिलेशन आ गया। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मुझे पता है, टर्मिनल वेलोसिटी VT डिराइव करके रखे थे पहले कि 2R² रो माइनस रो डैश G/9 ईटा होता है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R²। जैसा R वैसा टर्मिनल वेलोसिटी तो मैं लिख सकता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी V1/V2 इज इक्वल्स टू R1² ठीक है, अब ये V1 तो दिया है, फर्स्ट वाले केस में V1 में लेता हूँ, वो दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाई V2 मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू R1/R2 टू दी पावर 2। ठीक है ना, ये वाला। अब यहाँ से R1/R2 तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ से अगर मैं R1/R2 निकालूँ तो क्या होगा, थोड़ा सोच कर देखिए। R2 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 1/3 R1। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल्स टू R1/R2। देखिए ये वाले टर्म को नीचे ले आया, ये वाले टर्म को इधर नीचे ले आया हूँ। R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर 1/3। ठीक है, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू दी पावर 1/3 होल टू दी पावर 2। ठीक है, फिर लिख सकता हूँ 10/V2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर 2/3। और लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 टू दी पावर 2/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करके ही हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा V2 यही है 10 इंटू 2 टू दी पावर 2/3। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 2 को लिख सकते हैं 4 और ये है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 10 ये मीटर पर सेकेंड। ये हमारा न्यू टर्मिनल वेलोसिटी है इस बॉल का, इस ड्रॉप के। ओके, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पोजेस्ड बाय वाटर एट अ पॉइंट वेयर प्रेशर इज दिस मच, वेलोसिटी इज दिस मच, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज दिस मच। ओके, मुझे अगर टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछ रहा है, पर यूनिट मास, तो टोटल एनर्जी मुझे पता था। टोटल एनर्जी था क्या, PV प्लस mgh प्लस हाफ mv²। अब ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ये हो जाएंगे P/ρ प्लस GH प्लस हाफ v²। यही है, मुझे ये निकालना है टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। इन सब का वैल्यू निकाल दूंगा, बस हो गया आंसर। क्या कह रहे हैं, पहले की प्रेशर इज गिवन एज 10 ग्राम फोर्स पर mm²। So P is equals to 10 ग्राम फोर्स पर mm²। ठीक है, पहले ये ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 10 डिवाइडेड बाई 100। अब ये हो गया 1000। अब ये हो गया केजी फोर्स पर mm²। इसे मैं अगर फोर्स को भी डाल दूँ तो ये है 10/1000 इंटू 9.8
न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसे अगर मैं mm को भी अब मीटर कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10⁻1000 इंटू 9.8 ओके इंटू डिवाइडेड बाई 1/10⁻³ टू द पावर स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये नीचे है ना mm, मीटर मिलीमीटर, मिलीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो वही किया, ये नीचे है ना, इसलिए मैं इसे नीचे लिखा हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ये स्क्वायर है मिलीमीटर का, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ का भी स्क्वायर मीटर, वही है 10⁻³ स्क्वायर का मीटर। अब ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो इसे लिख सकता हूँ 9.8 इंटू 10/1000 इंटू 10⁻6, ये ऊपर चला गया। ओके, इसे फिर थोड़ा काट वाट कर लिख सकता हूँ ऐसा, 9.8 इंटू 10⁻6 माइनस 2 मीन्स 9.8 इंटू 10⁻4। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा एफ निकल गया, पी निकल चुका है। ठीक है, और क्या क्या दिया है यहाँ पर देकर, क्या क्या रखे हैं, वेलोसिटी देकर रखे हैं, वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। हाइट भी देकर रखे हैं, वो 0.2 मीटर। यहाँ पे जी भी देकर रखे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और रो तो नहीं दिए हैं, लेकिन ये कह दिया है कि ये वाटर है, तो हमें ये पता होना चाहिए वाटर का रो जो है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, kg पर मीटर क्यूब। तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, p/रो निकालना है। p/रो, p क्या है 9.8 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई रो है 10⁻3। ये हो गया 9.8 इंटू 10 मीन्स 98 जूल पर केजी। जूल पर केजी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है, तो ये जूल पर केजी होगा, इसलिए ये जूल पर केजी है। अब मुझे क्या निकालना है, जी एच कितना होता है। जी तो दिया है 9.8 और एच दिया है 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होता है 1.96 जूल पर केजी। नेक्स्ट क्या निकालना है, हाफ वी स्क्वायर। तो हाफ वी स्क्वायर, हाफ को हाफ रहने देते हैं, वी स्क्वायर है 0.1 होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे 0.01 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.005 जूल पर केजी। अब कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, तो इन तीनों को ऐड करना है। 98 प्लस 1.96 प्लस 0.005 इट इज इक्वल्स टू 99.965 जूल पर केजी। ये हमारा आंसर आ गया। देख सकते हैं ना कितना सिंपल है, बस ये वाले मुझे पता होना चाहिए। डिवाइड किया हूँ मैं, ये निकाल लिया। अब इंडिविजुअली मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ऐड करना है। ये कंसेप्ट, ये सब थोड़े कन्वर्शंस आपको समझ आएंगे अगर, तो ये थोड़ा जल्दी कर सकते हैं आप। ओके, फिर यहाँ इसे देख लेते हैं। अ होज हैविंग an internal diameter of 2 centimeter is connected to a lawn sprinkler that consists of an enclosure with 24 holes, each of this much diameter. If the water in the hose has a speed of 90 centimeter per second, find the speed of the water through the sprinkler holes. कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि एक पाइप है जिनका इंटरनल डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर। तो यहाँ से एरिया भी निकाल लूँगा, A1 जो भी है। अब इनके मुंह पर एक कनेक्टर लगा है, एक इस लॉन्ग स्प्रिंकलर कनेक्टेड है जिसमें 24 होल हैं, सब मिलाकर 24 होल है, और ईच होल के डायमीटर भी दे दिए हैं। मतलब ईच होल का मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ, उसे मैं A2 पकड़ लेता हूँ, एक एक होल का। अब पूछ रहे हैं कि ये हर एक होल से कितने स्पीड में पानी निकलेगा। यहाँ पर बोल दिया है कि V1 जो है वो दे चुके हैं कि इसका स्पीड है 90 सेंटीमीटर, इस पाइप से अंदर पानी जा रहा है। अब इस हर एक होल से कितने स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, जहाँ हर एक होल का एरिया है A2, वेलोसिटी में ले लेता हूँ V2। तो हमने ये पढ़ा है ना
कि जितना कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड अंदर आएंगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड बाहर आएंगे सारे से, ठीक है ना। तो यहाँ अगर ये अंदर आ रहे जो लिक्विड वो है A1 V1 और एक होल से बाहर जा रही लिक्विड स्मॉल A2 V2 और कितने होल से टोटल 24 होल है, तो 24 इंटू A2 V2 ये इक्वल होना चाहिए। ये अब ये बता सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो अंदर जा रहे हैं पाइप का इज इक्वल्स टू 24 होल से जितने भी लिक्विड बाहर आ रहे हैं। अब हर एक होल का एरिया A2 है और वेलोसिटी स्मॉल V2 है। मुझे अल्टीमेटली वेलोसिटी स्मॉल V2 ही निकालने को कहा गया है। स्पीड ऑफ द वाटर थ्रू स्प्रिंकलर होल, हर एक होल से क्या है। अब मैं चलिए निकालता हूँ। पहले यहाँ पर तो D दिया है, मतलब कैपिटल D1 दिया है, D1 दिया है 2 सेंटीमीटर, तो R क्या होगा, R1 होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। A1 क्या होगा, A1 होगा पाई R1 स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ पाई इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा A। V1 दिया है, V1 ऑलरेडी दिया है 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा एक पार्ट ख़त्म। दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में निकालना है हमें दिया है डायमीटर, मीन्स ये छोटा D2 दिया है। D2 कितना है 0.125 सेंटीमीटर। मुझे R2 निकालना है। R2 क्या होगा, इसका हाफ 0.125/2 करके देखिए 0.0625 सेंटीमीटर आता है। तो मुझे अगर A2 निकालना है तो वो पाई R2 स्क्वायर होगा, तो है पाई इंटू 0.0625 होल स्क्वायर, यही होगा R2 स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं सॉल्व नहीं करना, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आएंगे, ठीक है। मुझे V2 क्या है नहीं पता, निकालने को है, और ये एक्सप्रेशन में पुट करना है क्योंकि इस साइड 24 होल्स है। तो अब वही करते हैं। A1 मीन्स पाई इंटू 90 इज इक्वल्स टू 24 इंटू A2 विच इज़ पाई 0.625 सॉरी 0.0625 होल स्क्वायर इंटू V2 जो मुझे नहीं पता, निकालना है, ठीक है। अब क्या करते देखिए, ये पाई और ये पाई मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो लिख सकता हूँ 90 इज इक्वल्स टू 24 इंटू, इसे मैं थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ 625 डिवाइडेड बाई ये 1 डेसिमल के नीचे 1 और 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस और ये 2 बार, हाँ। तो 625 डिवाइडेड बाई 4 जीरोस इंटू V2। अब थोड़ा काट के देखते हैं, 25 टाइम्स में ये कटता है। हमें ये सब थोड़ी थोड़ी बात पता होनी चाहिए कि 25 इंटू 25 होता है 625। तो मैं अगर डिनोमीटर न्यूमरेटर दोनों को 25 से काटूँ तो ये है 25 जा एंड ये है 25 400 जा, ओके। ये भी 25 जा, ये 25 400 जा, ओके। फिर काट सकता हूँ इसे 25 1 जा एंड 25 ये, सिक्सटीन जा, और ये भी 25 1 जा, ये 25 16 जा, ठीक है। इसे थोड़े अच्छे से लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24। फिर से मैं इसे काट सकता हूँ, थोड़ा किससे काट सकता हूँ, चलिए 4 से ही काटता हूँ। ये 4 जा एंड 4 6 जा, 6 से काटूंगा इसे तो 6 15 जा ये, तो मुझे क्या हुआ 15 इंटू 4 इंटू 16, ठीक है। इसे करता हूँ, ये होता है 60 इंटू 16, इसे करूँगा तो 960 हमारा आंसर। किस यूनिट में, सेंटीमीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर है। इतने वेलोसिटी से फ्लूइड सब बाहर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन देखिएगा और फिर ये कंसेप्ट है
ये इजी है, ये किया जा सकता है। ओके, फिर से अब यहाँ देख लेते हैं। A capillary tube of 1 mm diameter and 20 centimeter length is fitted horizontally to a vessel kept full of alcohol of density this much. The density of center of the capillary, the depth of the center of the capillary tube below the surface of the alcohol is 20 centimeter. If the viscosity of the oil is this much, then find the amount of liquid that will flow in 5 minutes. तो बेसिकली अमाउंट ऑफ लिक्विड विच कैन फ्लो इन 5 मिनट्स मुझे पूछ रहा है। वी हमें पता है, फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। हाँ, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम, पता है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम। ये v इज इक्वल्स टू, एक एक्सप्रेशन था, v इज इक्वल्स टू पॉसलिज लॉ से π/8 स्मॉल p l इंटू r⁴ ईटा। ठीक है, यहाँ पे मुझे अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो जो हो रहा है पर इन 5 मिनट्स वो मुझे निकालना है। ठीक है, कितना लिक्विड फ्लो हुआ है इन 5 मिनट्स मुझे वो निकालना है। उसके पहले मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर सकता है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू π/8 इंटू, अब ये p क्या है, प्रेशर डिफरेंस। कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ से कि डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू ρgh। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ये ऑयल का दिया है, या अल्कोहल, यहाँ पर ऑयल लिख दिया, एक बार अल्कोहल ही पकड़ लेते हैं, अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल का डेंसिटी दिया है, यहाँ पर हाइट दिया है ये 20 सेंटीमीटर, और जी मुझे पता है CGS यूनिट है तो मैं 980 लूँगा। तो ये बेसिकली हो जाता है 0.8 डेंसिटी इंटू हाइट है 20 इंटू जी जो है 980। ये हमारा प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ लिख देता हूँ 0.8 इंटू 20 इंटू 980। ये हमारा हो गया स्मॉल p डिवाइड बाई एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है, 20 सेंटीमीटर, वो लिख दिया 20 इंटू r⁴। डायमीटर तो दिया है ऑलरेडी, ये है 1 mm, d जो है इक्वल्स टू 1 mm। तो r कितना होगा, 0.5 mm, और 0.5 mm को मैं 0.5 mm को क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। तो वही मैं सेंटीमीटर लिखूंगा, तो 0.05 सेंटीमीटर है, और टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई ईटा। अब ईटा क्या है, ईटा भी यहाँ पर गिवन है, विस्कोसिटी 0.19, 0.12 बस। इसे मैं अब मैं सॉल्व करूँ तो मुझे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम मिलेगा, मतलब एक सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो करेगा वो मुझे मिलेगा। मुझे कितना चाहिए, मुझे 5 मिनट में कितना लिक्विड फ्लो करना है वो चाहिए, वो भी मैं निकाल लूँगा। पहले एक सेकेंड का निकाल लेता हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू पाई को लिख सकता हूँ मैं पहले ये 20 काट देता हूँ, और ये 8 है, और ये 0.1 है, 0.8 है, इसे 0.1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं पाई को 22/7 लिख सकता हूँ, इंटू ये 0.1 को अगर 980 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 98 होगा, ये मैं 98 लिख दिया, इंटू ये जो है ये क्या है, 0.05 टू दी पावर 4। मैं इसे लिख सकता हूँ 5/100, कितने बार, 4 बार, 5/100, 5/100 और 5/100, और फिर नीचे क्या है, 12 है, तो इसे मैं 12 लिख कर इसे ऊपर 100 लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट जो 0.12 था अब वो 12/100 हो गया, मतलब 100/12 यहाँ पर, यहाँ तक लिखा हूँ। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देख लेंगे कि ये 100 कट जाएगा, ये
ये भी काट सकता हूँ मैं 7 वन टाइम और 7 1 कैरी टू 14, तो ये भी हो गया। और मैं कर सकता हूँ इसे 1/20 1/20 1/20 करके, ठीक है। और भी कर सकता हूँ, ये 11 है, ये 22 है, इसे 2 टाइम्स में 11 और इसे मैं कर सकता हूँ 6 टाइम्स में 2, ये भी हो गया। इसे भी कर सकता हूँ, ये 7 और ये 3, 2 टाइम्स में दोनों को काट दिया हूँ, ये हो गया। ये 5 है, 5 से भी कर सकता हूँ, ये 5 एक यहाँ ऊपर से हटा देता हूँ और ये यहाँ से 20 हटाकर 4 कर देता हूँ। तो बेसिकली न्यूमरेटर में 7 इंटू 11 77 रह गया है, और डिनोमिनेटर में आप देखिए 20 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना, 20 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 3, ये हमारा डिनोमिनेटर में रह गया है। इतना हमने समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं, क्या ये निकाला है, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम निकला है। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है। हमारा कितना टाइम है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मतलब कितने सेकंड, 5 इंटू 60, दैट मीन्स 300 सेकेंड्स, है ना। अब इतने सेकेंड्स में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो इन 300 सेकेंड्स कितना होंगे, ये इंटू 300, क्योंकि ये 1 सेकेंड का है मुझे पता है, तो 77/2 20 इंटू 4 20 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 300 ऊपर में, ये हो गया इतना वॉल्यूम। मुझे निकालना क्या है, मुझे अमाउंट ऑफ लिक्विड निकालना है। अमाउंट ऑफ लिक्विड ना तो वॉल्यूम है ना ही डेंसिटी है, अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या है, मास। तो अगर मुझे मास निकालना है, कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, टोटल मास, वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम 5 मिनट में इतना वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है ना, डेंसिटी देखिए यहाँ गिवन है, ये डेंसिटी, तो ये मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, ये टोटल वॉल्यूम इंटू ये डेंसिटी इज टोटल मास इन 300 सेकेंड्स, तो ये टोटल मास इन 300 सेकेंड्स 5 मिनट इज इक्वल्स टू 77/20 इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यहीं कर देता हूँ, इंटू 4 इंटू 3 ऊपर में इंटू 300 और इंटू ये डेंसिटी कितना है 0.8, इसे मैं 8/10 भी लिख सकता हूँ पॉइंट हटाकर। ये हमारा डेंसिटी हो गया। अच्छा, डेंसिटी किस यूनिट में रहेंगे, डेंसिटी यहाँ पे सीजीएस यूनिट में ही है, जैसे कि सारे सीजीएस यूनिट में है। ओके, तो अब काटते हैं, ये 0 ये 0 ये 2 0 गए। अच्छा, ये 4 और ये 4 1 जा और ये 4 2 जा, यहाँ से एक 2 यहाँ से एक 2 गए, तो बेसिकली ऊपर में कितना है, और ये 3 और ये 3 और ये 3 भी गए, तो बेसिकली ऊपर में है 77 और नीचे ये 2 इंटू 10 20, 77/20। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा 3 टाइम्स में 60, फिर 17 कैरी है, 8 टाइम्स में 160, फिर 10 कैरी है, फिर 0.5, इतना ग्राम। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इतने ग्राम लिक्विड जो है वो फ्लो करेंगे 5 मिनट में। कैसे निकाला है, सिंपल सी बात है, पहले हमने वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकाला है, फिर टाइम से मल्टीप्लाई किया हूँ, 300 सेकेंड है टाइम हमारा, क्योंकि 5 मिनट मीन्स 300 सेकेंड। अब ये वॉल्यूम निकल गया, लेकिन मुझे मास निकालना है, टोटल अमाउंट मीन्स मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मैं जस्ट ये टोटल वॉल्यूम जो 300 सेकेंड्स में आ रहे हैं इंटू डेंसिटी कर दिया हूँ, ये डेंसिटी टर्म, तो मुझे मास मिल गया। इतना मास ऑफ लिक्विड इस ट्यूब से बाहर आएंगे। दिस इज बेस्ड ऑन, ये फॉर्मूला जो है ये पॉसुलिस फॉर्मूला है, इसके ऊपर ये बेस्ड है। ओके, और सॉरी ये 38.5 नहीं 3.85, सॉरी 3.85 ग्राम है। तो आप इसे थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए, 3.85 ग्राम ये होगा, इसको डिवाइड करके आंसर।